हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे एक नया चैप्टर ऑफ ग्रेड 12 दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। राइट, टू द पॉइंट रहेगा वीडियो और आखिरी तक देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। राइट, और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें समझ में क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जैसे आपने ग्रेड 11 में फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाया था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको पता चला कि बिजनेस ने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना किया है आफ्टर कंडक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज दैट हैड टू बी परफॉर्म। राइट, उसी तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द, एक होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है उसका एनालिसिस। जब मैं एनालिसिस की बात करूं तो मैंने लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? मेरा बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एनालिसिस का मतलब है उसको एनालाइज करना और देखना बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है क्या वो मजबूत हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस पूरे साल कैसी रही है, उसका कैश फ्लो ओवर द डिफरेंट एक्टिविटीज कैसी रही है। और इसके बेस पे जो आपके स्टेक होल्डर्स है, यानी जो आपके यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, वो कुछ डिसीजन अपने ले सके। जैसे इन्वेस्टर को डिसीजन लेना होता है इन्वेस्टमेंट का, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू करना है, हमें स्टाफ ज़्यादा चाहिए, हमें सैलरी बढ़ाने की जरूरत है, ऑल अदर रिक्वायर्ड डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन, है ना। तो वो सारे डिसीजन उनको लेने होते हैं। क्रेडिटर्स को डिसीजन लेना होता है कि वो आपको सामान फर्दर क्रेडिट पे देगा या नहीं देगा, या आपको सामान क्रेडिट पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अभी हम समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी जो भी कंपनीज का फाइनेंशियल एक्टिविटीज रही हैं उसका फॉर्मल रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा। दे प्रोवाइड इनसाइट अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइनेंशियल हेल्थ का क्या मतलब है कि फाइनेंशियली वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, क्या उसके पास इतना पैसा है कि आने वाले टाइम में वो और प्रोजेक्ट्स शुरू कर सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, या उसको फंड की जरूरत पड़ेगी। राइट, अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है आपका बैलेंस शीट, जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? बिजनेस की वैल्यू कितनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपके बिजनेस के एसेट्स के बारे में बताएगा। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपने पढ़ा होगा ग्रेड 11 में। फिर इक्विटी यानी जो ऑनर्स फंड है, आपने ग्रेड 11 में कैपिटल जो पढ़ा था ना, वो आपके होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में हो गया, या आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ इक्विटी स्टेटमेंट बनती है, और इक्विटी स्टेटमेंट को आप ऑनर्स इक्विटी कहते हो। ठीक है, वहां पे क्या कहते थे? वहां पे आप कहते थे ओनली कैपिटल, और यहाँ पे अब इसका नाम क्या हो गया? इक्विटी, जिसको आप बोलते हो ऑनर्स कैपिटल। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो, और आप जब किसी पार्टनरशिप बिजनेस का या किसी फर्म, किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के बिजनेस का, जिसको आप सोलो प्रोप्राइटरशिप कहते हो, उसका जब स्टेटमेंट बनाते हो तो आप सीधा बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जब किसी कंपनी का आप स्टेटमेंट, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हो, आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये स्टेट करता है कि ओवर द पीरियड परफॉर्मेंस करने के बाद अभी उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, या अभी कितनी आपने प्रॉफिट किया या नहीं किया है, कितने, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज, आपने कौन कौन से डिफरेंट जगहों पे आपने एक्सपेंडिचर किया है, एंड आउट ऑफ इट आपने कितना प्रॉफिट बनाया ओवर अ पीरियड, किससे पता चलता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो का क्या मतलब है? कैश का आना एंड कैश का जाना। व्हेन जब आप पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, और जब आप रिसीव करोगे तो इनफ्लोज होगा। ठीक है, और ये इनफ्लो या आउटफ्लो कैसे होता है? डिफरेंट एक्टिविटी से। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपके डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, डेली ऑपरेशन से जितने रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है
जो रिलेट करती हैं आपके इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो आपके फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो या आप किसी बिजनेस के स्टॉक में या कोई सी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? जहाँ वो एक्टिविटी जिससे आपके बिजनेस में फंड आता है, आप फंड को प्रोक्योर करते हो, ठीक है। जैसे आपने लोन ले लिया, ठीक है, जैसे आपने पब्लिक से इन्वेस्ट करा दिया, जैसे इक्विटी इशू किया और इक्विटी से आपके पास पैसा आ गया, मतलब शेयर्स इशू कर दिए। और फिर लोन तो है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो आप लेते हो, तो वो सारे एक्टिविटीज जिसके थ्रू बिजनेस में पैसा आप प्रोक्योर करते हो, फंड लेकर आते हो, वो सारे एक्टिविटीज किस में आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है इक्विटी की वैल्यू को जो कि चेंजेस होते हैं ड्यू टू प्रॉफिट, लॉस एंड डिविडेंड। जैसे पहले हम क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस का वो कहाँ पे ऐड होता था? कैपिटल अकाउंट पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इक्विटी में वो ऐड हो जाता है सरप्लस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्लस के नाम पे शो होता है। चलो अब हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इवेलुएट करता है कि असेट पहले से ज्यादा है, कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, कम है, इक्विटी की वैल्यू क्या है, पहले से बिजनेस की वैल्यू या वेल्थ बढ़ी है या घटी है। अगर अच्छा काम करोगे, प्रॉफिट बन रहा है, तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लॉस सफर कर रहे हो तो बिजनेस की वैल्यू क्या होगी? डाउन गई होगी, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। क्या बिजनेस के पास डिफरेंट रेवेन्यूज मॉडल क्या क्या है जहां से पैसे कमा रहे हैं, वो डिफरेंट क्या क्या ऐसे आइटम्स है जिसपे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एट द एंड ये सब एक्टिविटीज करने के बाद बिजनेस को नेट प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस को नेट लॉस हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं थर्ड वन, एनालाइज कैश फ्लो। ये कैश फ्लो का एनालाइज करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो ये हम चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। तो वो सारा आपका किस में आता है? कैश फ्लो में आता है। एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो। प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग डेटा। देखो, जो भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, आप उससे कंक्लूजन बनाते हो और उस कंक्लूजन के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो। आपका बिजनेस डिसीजन मेकिंग करता है। बिजनेस में जितने लोग हैं वो सब अपने डिसीजंस लेते हैं रिस्पेक्टिवली। कंप्लायंस विद रेगुलेशन, इंश्योर एडेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उसमें आप हमेशा इंश्योर करते हो कि जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप बना रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इतनी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एक्यूरेट। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डेटा दे रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का क्या मतलब है? वेरीफिएबल होना चाहिए, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए, ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट, टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ। कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, क्या बिजनेस का फाइनेंसेस स्ट्रांग है, क्या कल को नया प्रोजेक्ट अगर बिजनेस को शुरू करना है तो क्या वो शुरू कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कैसे पता चलता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो सबसे पहला हम इसका एसेंशियली जरूरी कि ये हम समझ लेते हैं, रेलेवेंट। ये रेलेवेंस रखता है। रेलेवेंस क्यों रखता है? क्योंकि ये जो भी डेटा देता है वो रेलेवेंट डेटा देता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। रेलेवेंट का मतलब क्या है? यूजफुल डेटा देता है। जो भी वो डेटा देगा वो यूजफुल देगा एंड इंपॉर्टेंट डेटा देगा, तो इसीलिए इसकी रेलेवेंसी ज्यादा होती है। इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा वो इंपॉर्टेंट रखता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो डिसीजन ले पाए। फिर रिलायबिलिटी, जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो वेरीफिएबल है, और वेरीफिएबल होने का मतलब है रिलायबल डेटा है। आप उसको जब चाहो वेरीफाई कर सकते हो। डेटा मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी एरर एंड बायसेस, यानी जो भी डेटा आया है आपने खुद के मन से नहीं लिखा है, वो आपने एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड किया है ना। हमने पढ़ा था ना ग्रेड 11th में कि आप क्या करते थे, पहले बिल्स को लेकर वाउचर्स बनाते थे और वाउचर्स के बेस पे आप रिकॉर्ड करते हो किसी भी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये एविडेंस के बेस पे बना हुआ है तो किसी भी एरर से फ्री है और कोई भी अपना पर्सनल बायस से फ्री है, ठीक है। शुड फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडियन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS।
ठीक है, फॉर इंटरनेशनल कंप्लायंस एज वेल। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ाई है, यानी वो सारे रूल्स जो कि एप्लीकेबल हैं, दैट हैज टू बी फॉलोड। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा ICAI है, उसके वो कुछ सेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल इंडियन कंपनीज, ठीक है। और IFRS को भी फॉलो करते हैं ताकि आपके डेटा को इंटरनेशनल लेवल पे भी वैलिडिटी मिले और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उसको यूज कर सको। कंपेरेबिलिटी, जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा मिलता है, आप उसका यूज करके प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से आप कंपेयर कर सकते हो करंट ईयर के परफॉर्मेंस, और आप कंक्लूजन पे आ सकते हो कि बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर बात आती है कंसिस्टेंसी की। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर अ टाइम। देखो, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसके लिए कुछ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, राइट। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या मदद करती हैं आपकी, ताकि आप कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करो। और अगर आप कंसिस्टेंटली किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हो तो क्या होता है, आपके पास एक यूनिफॉर्म डेटा होता है और आप इजिली उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से, क्योंकि सेम पैटर्न को यूज करके वो बना हुआ है। चेंजेस इन मेथड शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। अगर आप कोई मेथड को कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर रहे हो, तो अगर एक बार चेंज करते हो उसको, तो उस चेंज करने के बाद उसको कंसिस्टेंटली यूज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी आप ऐसा चेंज करते हो उसमें, तो आप उसको डिस्क्लोज करो, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से। कैसे? स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड इजी टू इंटरप्रेट फॉर स्टेक होल्डर्स। जो भी आपके यूजर्स हैं वो इजीली समझ जाए कि ये डेटा किससे रिलेटेड है, और वो किसी कंक्लूजन पे आके अपना डिसीजन ले सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट मस्ट प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन वेयर नीडेड। कई बार होता है कि कई सारी इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, तो उसके लिए नोट्स बना के आप नोट्स में उसको शो कर सकते हो, जैसे नए प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, या ऐसे क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी ने लिए जिसकी वजह से उसको लगता है कि आने वाले टाइम में उसके पास पोटेंशियल ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो आपको क्या मिलेगा? उस पर रिटर्न मिलेगा, राइट। कंप्लीटनेस, यानी जो भी डेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है वो अपने आप में कंप्लीट डेटा होता है, और वो सभी ट्रू एंड फेयर डेटा को डिस्क्लोज करता है। और ओमिशंस और मिस स्टेटमेंट्स कैन बी मिसलेड यूजर्स। तो जो गलतियां आप कर देते हो या कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी वजह से मिसलीड डिसीजंस लिए जा सकते हैं किसी भी के भी द्वारा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और कंप्लीट डेटा देना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, ताकि जो भी है इंफॉर्मेशन है वो आपके यूजर्स को अच्छे से मिले एंड वो उसको यूज करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, जो एक्चुअल पोजीशन बताता है, जो आपको बताता है कि एक्चुअल में बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसके टोटल एसेट्स क्या है, उसके टोटल लायबिलिटीज क्या है, एंड उसकी जो करंट कैपिटल है, मतलब कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और करंट ईयर का कितना प्रॉफिट रहा है, ठीक है। मस्ट कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी जो भी आपके रेगुलेटरी के इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो होने चाहिए। अब हम समझते हैं इसकी यूजेस क्या है। देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजेस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आपको डेटा देता है उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर है। इसमें साफ तौर पे बोला गया है मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है समझने में कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो उसके बेस पे वो बजटिंग कर सकते हैं बिजनेस की, कि इस साल हमने 1 लाख या 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो हो सकता है क्योंकि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो अगली बार हम 15 लाख या 20 लाख और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फोरकास्ट कर रहे हैं हम। फोरकास्टिंग क्या करते हैं हम? फ्यूचरिस्टिक कुछ कहते हैं ना कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? फ्यूचर प्रिडिक्शन करना कि आने वाले टाइम में बिजनेस आपका ग्रो करेगा तो उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये कैसे पता चलेगा? जब बिजनेस ग्रो कर रहा है और आप उसको एनालाइज करके उस पर प्लानिंग करते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगाया जा सकता है, लिया जा सकता है। आप और ज्यादा खुद मतलब ओनर्स इक्विटी को आप बढ़ा सकते हो, या आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास फंड आएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, आप ज्यादा से ज्यादा
पैसा कमाओगे उससे। तो इन्वेस्टर एनालाइज, पहले तो एक देखो, दो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक खुद के लिए, ओनर के लिए है, और उसके पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए है। यानी अगर बिजनेस आपका अच्छा काम कर रहा है तो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो आप भी तो लोन लेना चाहोगे। तो जो आप लोन ले रहे हो तो क्या करो, एक तरीके से आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि बिजनेस आगे को जाके और ज्यादा एक्सपेंड हो, अच्छा काम करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आप कितने क्रेडिबल हो, क्या आपने क्रेडिटर की पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहे, इसका पता लगाया जा सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका क्रेडिटर डिसीजन ले सकता है कि आपको क्रेडिट पे सामान देना है या नहीं देना है। हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल कंपनीज एबिलिटी टू रिपे डेट, नॉट डेथ, इट्स डेट। तो जो भी आपने लॉन्ग टर्म डेट लिया है या कोई भी लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसकी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी पता चलती है कि आने वाले टाइम में आप उसको पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, या कल को कोई और आपको लोन देता है तो उसकी पेमेंट भी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इससे पता चलेगा। ठीक है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, गैप को फॉलो करते हैं, और उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो सिंपल सी बात है, जब हम इन सारे रेगुलेटरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको मतलब जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये उसको फुलफिल करेगा। और जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं कंपनीज एक्ट के, सेबी के रेगुलेशन है, टैक्स लॉज हैं, वो भी आप इसमें फॉलो करते हो, राइट। तो इट कैन बी इजीली यूजफुल फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड इट्स पेमेंट। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप डेटा शेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो शो करता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो आप क्या, इससे क्या लोग को समझ में आता है कि आप एक अकाउंटेबल पर्सन हो, आपकी कंपनी एक अकाउंटेबल कंपनी है जो क्या करती है, अपने डेटा को ट्रांसपेरेंटली, ट्रू एंड फेयर तरीके से शो करती है। तो उनका ज्यादा विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी गुडविल बढ़ेगी। टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसके बेसिस पे आपको क्या पता चलता है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के बेसिस पे आप टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स की पेमेंट कर दोगे। हेल्प ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, मतलब हर कंपनी को अपनी ऑडिटिंग करानी होती है, कुछ एनुअल बेसिस पे होती है, कुछ 5 ईयर्स के बेसिस पे होती है, और वो जो ये इवेल्युएशन है या ऑडिटिंग है कैसे हो जाएगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, यानी अगर मान लो 1000 रुपए किसी बिजनेस में लगाए तो आपने उस 1000 रुपए से कितना पैसा बनाया, लेट से 100 रुपए बनाए आपने, तो इसका मतलब है आपका 10% का रिटर्न है। अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और आपने उससे 200 रुपए बनाए, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, 20% प्रॉफिटेबल है। लिक्विडिटी रेशियो, आपके पास कैश कितना है बिजनेस में जिसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। सॉल्वेंसी रेशियो, ये बताता है आप सॉल्वेंट कितने हो, लॉन्ग टर्म डेट्स को आप कितना जल्दी पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है, सॉल्वेंसी रेशियो से। ये डीप इंसाइट देते हैं आपको आपके बिजनेस के बारे में, या दूसरे लोगों को भी आपके बिजनेस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशंस, मर्जर्स का मतलब है ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, दोनों ने सोचा कि दोनों अगर मिल जाए तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो मर्ज हो गए, ठीक है। जैसे हीरो होंडा पहले मर्ज था, तो हीरो और होंडा को दोनों को बेनिफिट क्या था, होंडा एक जापानीज कंपनी है और हीरो एक इंडियन कंपनी है। तो होंडा को क्या फायदा हुआ इंडिया में बिजनेस शुरू करने से, हीरो ऑलरेडी काम कर रहा था, हीरो के पास कस्टमर बेस था, तो उसी कस्टमर को होंडा अपने प्रोडक्ट को बेच सकता था, इसलिए वो मर्ज हुआ। और हीरो को क्या फायदा हुआ, होंडा की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस उसकी इंजन है, उस इंजन को अपने मोटरसाइकिल में उसको इनबिल्ट में दे सकता था, और जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा और लोगों ने काफी हीरो होंडा की जो आपके बाइक्स है उन्होंने उसको खरीदा, राइट। एक्विजिशन का क्या मतलब है, परचेज करना, ठीक है। ए कंपनी बहुत बड़ी है, बी छोटी है, बट उस सेम इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्री में भी है, तो ए के पास अगर बी कंपनी आ जाती है या बी बिजनेस आ जाता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, तो बी खरीद लेगा। बट बी खरीदने से पहले वो क्या करेगा, वो बोलेगा ना तुम्हारे बिजनेस की औकात क्या, वैल्यू क्या है, कितना पे करूं मैं, ठीक है। तो वो पे कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
बी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि कितना प्रॉफिटेबल है, उसके एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वुड डिसाइड कि कितना पेमेंट करेगा वो। ठीक है। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, देखो एम्प्लॉइज, सप्लायर्स एंड पब्लिक यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड कंपनी स्टेबिलिटी। जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है, क्या उसके पास पोटेंशियल है ग्रोथ की, क्या वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा है टाइम पे, क्या वो अपने टैक्सेस भर रहा है टाइम पे। तो कैसे पता चलेगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इनहेंसेस बिजनेस रेपुटेशन। अगर आप पब्लिक में आपका ट्रस्ट बढ़ता है तो पब्लिक क्या करेगी? आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेगी। गुडविल जब बढ़ेगी बिजनेस की, जो रेपुटेशन बढ़ेगी, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट जस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर्स, यानी सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं है नंबर्स का, ये क्या है? ये क्रिटिकल टूल है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। किसका? कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का, ताकि वो एनालिसिस करके एक इन्फॉर्म डिसीजन ले और उस डिसीजन के से आगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ये इंश्योरिंग कंप्लायंस, मतलब जितने भी रूल्स हैं वो और लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो उसको फुलफिल करता है। तो अगर आप नीचे देखो तो ये देखो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है, जो कि किसके बेस पे? एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें शेड्यूल 3 स्टेट करता है कि आपका बैलेंस शीट कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए और क्या क्या हेड्स, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स होना चाहिए। तो वो बोलता है कि एक असेट को करंट कब आप एनालाइज करोगे। उसमें ये जो शेड्यूल 3 है वो बताता है कि किसी भी एसेट को आप करंट एसेट कैसे मानोगे। तो वो कहता है कि करंट एसेट वही होगा जो कि एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, सोल्ड, कंज्यूम विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि मान लो अगर मैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखो बिजनेस, अच्छा एक अकाउंटिंग साइकिल की बात करें, इस तरीके से समझते हैं। 1 अप्रैल को फर्स्ट डे होता है बिजनेस का। मान लो 2024 ये आपका फर्स्ट डे हो गया बिजनेस का, तो इसका लास्ट डे क्या होगा? 31 मार्च 2025, राइट। तो ये इसका ओपनिंग डे हो गया, ये क्लोजिंग डे ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड ऑफ अ ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड ऑफ अ ईयर, तो ये फाइनेंशियल पीरियड होता है। उसी तरीके से मान लो मैंने गुड्स जो भी बिगनिंग में खरीदा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एट द एंड तक वो बिक जाए, वो गेटिंग सोल्ड हो जाए और उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर पाऊं, राइट। तो एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हम समझेंगे। बट इतना भी समझो कि जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे डिसाइड होता है किसी भी एलिमेंट का। बट ये समझो कि अगर वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज हो जाता है, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो करंट होने वाला हो तो उसको हम करंट एसेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका गुड्स, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी गुड्स आपने शुरू में खरीदे थे, स्टॉक जो भी आपने खरीदा था, एट द एंड वो बिक जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें? कैश में। तो वो क्या कहलाएगा? वो करंट एसेट्स कहलाएगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ, यानी कोई भी ऐसा वस्तु जिसको 12 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर लो, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? उसको आप बोलोगे करंट एसेट्स। तो पहले हमने ग्रेड 11 में नहीं पढ़ा था ना कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है या कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी एसेट करंट एसेट में आएगा। हमने बस मोटा मोटी एग्जाम्पल से समझा था। इस बार हम पर्टिकुलरली समझेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई एसेट जो है वो करंट एसेट का पार्ट है या नॉन करंट एसेट का पार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर एक्सपेक्ट है कि वो सेल हो जाता है, तब तो वो आपका क्या होगा? करंट एसेट है। दूसरा क्या है कि 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। जो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तो भी आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे करंट एसेट। ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स, कोई भी एसेट करंट एसेट कब माना जाएगा? या तो वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, या जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का टाइम है,
उसके अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो करंट एसेट्स कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो किस में चला जाएगा, नॉन करंट एसेट्स के कैटेगरी में। अब हम समझ लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, देखो, द टाइम बिटवीन एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड रियलाइजिंग कैश फ्रॉम सेल्स इज नॉन एज ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शू बना के बेचता हूं तो इस शू को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, लेदर चाहिए होगा एंड ऑल अदर मटेरियल। तो लेदर क्या है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर इसमें मैं प्रोसेसिंग करूंगा एंड प्रोसेसिंग के बाद मेरा शू यानी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, और इस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद सेल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये रॉ मटेरियल खरीदा गया और जब तक ये सेल्स में नहीं कन्वर्ट हो गया, इस पूरे पीरियड को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आया? चाहे अब ये ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल का भी हो सकता है या 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। समझ में आई बात? मान लो मेरा जो शू प्रोडक्शन प्रोसेस है वो 15 महीने, मतलब 15 महीना मिनिमम लगते हैं ये एक शू को, मतलब शू को फ्रॉम लेदर टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। इफ नॉट आइडेंटिफाइल अज्यूम टू बी 12 मंथ्स। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो उसके किसी भी गुड्स या किसी भी मतलब आइटम का ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप उसको 12 महीने मान लोगे बाय डिफॉल्ट। अब हम लायबिलिटी की बात करते हैं कि एक लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कैसे समझा जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी कैसे माना जाता है। देखो, कोई भी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट आप 12 महीने में कर सकते हो या करने का जिसकी एबिलिटी है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप करंट लायबिलिटी कहोगे। यानी करंट लायबिलिटी जितनी अगर जल्दी मतलब एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ। अगर एक आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ओनली। ऑपरेटिंग साइकिल क्या, कि गुड्स का भी हमने किसकी बात की थी, शू की। तो शू का 15 मंथ हम मान के चलते हैं कि 15 महीने में हम शू बना के बेच देते हैं, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है। या तो ये 15 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में, या 12 महीने के अंदर हो जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो लायबिलिटी है। मतलब ऐसा कोई भी लायबिलिटी आपने लिया जिसकी पेमेंट आप एक साल के अंदर अंदर कर दो, या जो भी उसका ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर अंदर कर देते हो, तो आपका करंट लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बाकी सारी लायबिलिटी है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विद असेट। देखो इसमें क्या है, accumulated losses should be deducted from reserve and surplus and not shown as an asset। पहले जब हम ग्रेड 11th में कोई लॉस होता था तो हम क्या कहाँ पे शो कर देते थे, उसको असेट साइड में हम डेबिट बैलेंस शो कर देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस की तरह हम शो कर देते थे। बट इस बार नहीं होगा। जब आप कंपनी के लिए स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, यानी जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, जब उसको आप बनाओगे असेट में नहीं दिखाओगे, किसको, लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को आप यहाँ पे नहीं शो करोगे। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, हम शो करते हैं इसको रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट कर देते हैं। और रिजर्व और सरप्लस कहाँ पे होता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस होता है आपके नॉन करंट लायबिलिटी में। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इफ अ कंपनी हैज अ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व यानी आपने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है 10 लाख का, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपके प्रोबेबल लॉसेस होते हैं उसको आप, या प्रोबेबल या नॉन प्रोबेबल लॉसेस हैं जो हो सकते हैं, उसको आप रिकवर कर लोगे, मतलब वो लॉसेस को कवर कर लोगे कहाँ से, इन रिजर्व से। तो उसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट ना हो के लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप कहाँ से कवर कर लोगे, अपने रिजर्व से ही कवर कर लोगे, ठीक है। और आपके 10 लाख रिजर्व था, उसमें से 5 लाख माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग रिजर्व एंड सरप्लस कितना बचेगा, 5 लाख का, जो आपके लायबिलिटीज में शो होगी, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स किस लिए हम बनाते हैं, ताकि नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोज करे अकाउंटिंग की पॉलिसीज क्या है, आपके आइटम्स को आपने ब्रेकअप, मतलब जो भी आप आइटम को शो कर रहे हो बैलेंस शीट में उसका ब्रेकअप कैसे किया हुआ है, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं जो लॉसेस आने वाले टाइम में हो सकती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है या कमिटमेंट क्या क्या है बिजनेस की, वो आप शो करते हो नोट्स टू अकाउंट्स में। यूज एज एट 31 मार्च 2024 इंस्टेड ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2024। तो आप एज ऑन 31 मार्च 2024 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 31 मार्च, एज एट 31 मार्च 2024 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एज एट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं। एज एट क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक डेट पे बताता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग इवेंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे
उसकी बिजनेस की वैल्यू क्या है वो बताता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनता है या क्वार्टरली बनता है या हाफ ईयरली बनता है। तो क्वार्टरली बनेगा तो 3 मंथ का वो इंक्लूड करेगा, हाफ ईयरली बनेगा तो 6 मंथ का, और ईयरली बनेगा तो पूरे साल का बनेगा, राइट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का ब्यौरा देता है, मतलब रिजल्ट देता है। और फाइनेंशियल स्टेट क्या देती है, एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की क्या पोजीशन है, इसलिए हम एज एट लिखते हैं, एज ऑन नहीं लिखते हैं। क्लियर है। अब ये देख लो, ये आपका बैलेंस शीट है, इसको आपको बनाना होता है अपने फेयर नोटबुक में, आप इसको बना लो और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इसको याद करना है। चलो एक बार हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो ये आपका बैलेंस शीट है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और ये स्टैंडर्डाइज मेथड या फॉर्मेट है इसका, ठीक है, बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे देखो पहले हम लाइबिलिटीज लिखते थे, अब इसका नाम क्या हो गया, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एंड असेट्स का असेट्स। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 मेजर पार्ट्स। और पहला मेजर पार्ट क्या है, शेयर होल्डर फंड, यानी आपका जो कैपिटल होता है ना वो है ये। अब इस कैपिटल को 2-3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। शेयर कैपिटल की, शेयर इशू करके कितना पैसा है, आपने रिजर्व कितना मेंटेन किया है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी इतना डीप नहीं समझ रहे हैं, हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। जब हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी आपने इशू कर दिया, इशू नहीं किया शेयर, पैसे आ गए, उसकी अलॉटमेंट आप बाद में करोगे, ठीक है, वो है ये। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टाइम जो भी आपने डेट लिया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है लॉन्ग टर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो यहाँ पे आप शो करते हो। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई भी आपने अदर लोन लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजर्व्स आएगा और यहाँ पे आपके क्या आएंगे, प्रोविजंस आएंगे। दोनों लाइबिलिटी में ही आएगा बट अब अलग अलग लिखेंगे हम। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है बिजनेस के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ट्रेड पेएबल, जो आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा उसको पे करोगे आप बाद में। ट्रेड पेएबल के 2 पार्ट हैं आपके, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। तो ट्रेड पेएबल 2 चीजों से बना है, एक तो बिल्स पेएबल और दूसरा क्रेडिटर्स। क्लियर है। देन वी डू हैव लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। जो भी आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाया है जिसका आप यूटिलाइजेशन या बेनिफिट विद इन अ ईयर कर लोगे, वो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएंगे। फिर इसमें देखो एसेट्स, एसेट्स के 2 मेजर हेड्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आती है, पहला ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप बोलते हो PPE, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आप शो करते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉन करेंट एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हैं, पहले फिक्स एसेट्स बोलते थे हम ग्रेड 11th में, इसमें क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आपके मतलब स्टॉक बन रहे हैं, मतलब मान लो शर्ट बन रहा है, तो शर्ट अभी जब तक तैयार नहीं हुआ है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता है, फिर भी तो वो आपका एसेट ही है ना, क्योंकि बाद में तो पैसा मिलेगा। तो वही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये था जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। कैपिटल का मतलब है जैसे आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वो आपका किस में आएगा, फिक्स एसेट में आएगा। जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, ट्रेडमार्क के लिए आपने अप्लाई किया, तो वो अंडर डेवलपमेंट है अभी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी आप जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, या आप किसी को लॉन्ग टर्म लोन देते हो, तो आप किस में आएगा, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यानी वो टैक्स जो जिसका यूटिलाइजेशन आप यूज कर सकते हो, बाद में यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। जैसे मान लो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी इस ईयर का आई है, मान लो 5 लाख आई है, 5 लाख आया है, और लेट्स से प्रीवियस ईयर्स का जो ये आपका डेफर्ड टैक्स नेट एसेट्स है वो 2 लाख का है, तो इस 2 लाख को आप डिडक्ट करके फिर पेमेंट करोगे 3 लाख का ओनली, क्योंकि 2 लाख आपका एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे आ जाते हैं। नॉन करंट यहाँ पे एसेट्स, अदर एसेट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे आपके AC हो गए, है ना, फर्नीचर्स हो गए, वो सारी इसमें आ जाएंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। इन्वेंट्रीज है, स्टॉक, ठीक है,
ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं, बिल्स रिसीवेबल वो आपके ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपने किसी को दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस आपका इसमें आ जाएगा, एंड अदर करंट असेट्स। क्लियर है? चलो बढ़िया। अब ये देखो, ये तो हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, इस बैलेंस शीट के नीचे आपका नोट्स बनता है, जिसमें क्या बनता है, आप इसमें स्टेटमेंट बताते हो इक्विटी का, कि इक्विटी आपकी अभी कितनी है और इक्विटी बनी कैसे है। तो इसमें ऑथराइज यानी बिजनेस को कितना अथॉरिटी है शेयर इशू करने का, उसने उसमें से कितना इशू किया है, इशू करने के बाद उसको उसमें से कितना सब्सक्राइब किया है लोगों ने, और एक्चुअल में इसमें से कितने लोगों ने पेमेंट नहीं की है, और इसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लो 5,000 इक्विटी शेयर है, 10 का 1 है, तो कितना कितना मुझे इससे पे पैसा मिलना चाहिए था 50,000, बट 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे 2 रुपये मुझे नहीं मिले हैं, तो 2 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले होंगे, तो 5,000 के पे 2 रुपये नहीं मिले तो 10,000 नहीं मिले। 50,000 देखो यहाँ पे 50,000 मिलने थे, जिसमें से 2,000 नहीं मिले, तो मिले कितने 40,000। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वो कैपिटल है जो फुली सब्सक्राइब है, जिसपे पूरा पैसा मिला हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 9,50,000। ये 5,000 इक्विटी शेयर है जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला, कितना मिला है 40,000। तो इसके दोनों को प्लस करके आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स की। तो ये हमारी पूरी बैलेंस शीट है, और आपको आई होप कि सभी एलिमेंट्स इसके समझ में आ गए हों। नहीं आया हो तो फिर भी मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हें उसका एक स्पेसिफिक दूसरी वीडियो बना के दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे शेयर होल्डर, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल है ना यहाँ पे, तो शेयर कैपिटल का यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो वो अमाउंट आया कैसे, उसके लिए एक परफॉर्मा होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। तो इसमें हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को दिखाते हैं। शेयर होल्डर फंड पहला क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये 9,90,000 जो हम यहाँ पे शो करेंगे, मान लो करंट ईयर या प्रीवियस ईयर में, वो आया कैसे है, करंट ईयर का ही होता है ज्यादातर, क्योंकि करंट ईयर का डेटा हम शेयर करते हैं, और प्रीवियस ईयर के साथ तो करंट ईयर का डेटा को हम दिखाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर डेटा यहाँ पे होगा तो उसको हमने प्रीवियस ईयर शोन किया होगा कि ये प्रीवियस ईयर का डेटा कैसे आया है, तो इस ईयर का डेटा कैसे आया है उसको हम शो करेंगे इस बार, राइट। तो ये 9,90,000 आया कैसे, देखो किसी कंपनी के पास लेट से कि ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज इक्विटी शेयर कितने की है 2 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर वो शेयर इशू कर सकता है, जिसकी एक की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए। तो इसकी टोटल ऑथोरिटी कितनी है इस बिजनेस की, 20 लाख का वो अमाउंट अक्वायर कर सकता है, कहां से, मार्केट से। और उसके लिए उसने कितना कैपिटल शेयर इशू किया है, 2 लाख में से 1 लाख, और 1 लाख कितने का है, ये 10 रुपए ईच है, तो कितना इसके पास पैसा होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, बट एक्चुअल में है कितना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम चेक करते हैं कि 20 लाख की इसकी औकात थी पैसा उठाने की बिजनेस, मतलब मार्केट से, इसने उठाया कितना 10 लाख। अब इसमें से 10 लाख में से इसको मिले कितने, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, इस 1 लाख में से 95,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं 95,000 जिसपे पूरा पैसा मिल गया है, तो 9,50,000 वो हो गए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर 5,000 शेयर्स ऐसे भी हैं जिसपे लोगों ने खरीदा तो है, सब्सक्राइब तो किया है, बट पूरा पेमेंट नहीं किया है। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू, हमें इसमें से पैसा मिला कितना है। तो 5,000 इक्विटी शेयर है, तो हमें 10 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था 50,000, बट इसमें मिला कितना नहीं है, 5,000 पे 2 रुपए हमें नहीं मिले। तो कॉल इन एरियर्स का मतलब है कि जो शेयर्स जितना अमाउंट हमें नहीं मिला है, तो 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले। तो मिले कितने हैं इस पे, 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000, और आप 9,50,000 को इनसे प्लस करोगे तो 9,90,000 ऐसे आया है। तो ये वर्किंग नोट 1 है, ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स में चीजें हम डिस्क्लोज करते हैं या कंपनीज डिस्क्लोज करती हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, अब उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग साइकिल का, ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू कैश। तो जैसे मान लो आप एसी बनाते हो, तो एसी को बनाने के लिए, लेट से कोई कंपनी एसी बनाती है, तो एसी को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और फिर रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करके पहले फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, राइट, फिनिश प्रोडक्ट, एंड फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको वो सेल्स कर देगा, उसकी वो सेलिंग कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको आप, इस पूरे प्रोसेस को आप ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हो, जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इट रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेंट्री टू कन्वर्ट इनटू रिसीवेबल देन इनटू कैश। तो सबसे पहले तो रिसीवेबल यानी जो सेलेबल फॉर्म में आ जाए, यानी फिनिश प्रोडक्ट में बन जाए, एंड देन उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है,
स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में? सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आपने उसको प्रोसेस में डाला, यानी आपने स्टिचिंग करवाई, कटिंग करवाई, कटिंग करवाने के बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। अब जब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो आप उसको क्या करोगे? स्टोर करोगे, यानी वो आपकी इन्वेंट्री स्टॉक बन गई। फिर उसी इन्वेंट्री को आप क्या करते हो? सेल कर देते हो, और सेल करने के बाद वो रिसीवेबल कलेक्शन में बन जाता है, यानी डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और डेटर्स से जब ये कैश रिसीव आपको हो जाता है तो आपका एक पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सोच देखो क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसकी इन्वेंट्री को आपने मेंटेन किया 4 महीने के लिए, यानी इन्वेंट्री मेंटेन। मान लो आपको अगस्त में प्रोडक्शन करना है, तो ऐसा तो नहीं कि अगस्त में आप इन्वेंट्री खरीदने मतलब रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे। हो सकता है अगस्त में जो है इन्वेंट्री का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा चला जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि आपने पहले ही 4 महीने पहले ही या 5 महीने पहले ही इन्वेंट्री को परचेज कर लिया। अब इन्वेंट्री परचेज कर लिया तो 4 महीने तक आपके पास रहेगा, और फिर आप उसको प्रोसेस में डालोगे, और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगेगा कितना? 3.5 महीने। और 3.5 महीने के बाद आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अपने वेयर हाउस में 2 महीने के लिए रखोगे, 2.5 महीने के लिए। अब कहोगे सर आपने जब फिनिश प्रोडक्ट बना लिया तो आप उसको रख क्यों रहे हो? देखो रख शौक से नहीं रख रहे हैं। आपका जो भी प्रोडक्शन आपने किया है वो एट अ पॉइंट जैसे चुटकी बजाते ही सेल नहीं होगा, है ना। आपके पास कुछ दिनों तक रहेगा, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होलसेलर्स आएंगे वो आपसे खरीद के लेके जाएंगे, फिर वो बेचेंगे, ठीक है। और या आप भी बेच आपके साइड आपके पास से तो ऑफकोर्स आप बेच ही रहे हो, और वो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर जब आप उसको बेचोगे तो ट्रेड रिसीवेबल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जिससे अमाउंट पैसा मिलना है। पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाया, फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मेंटेन किया, और फिर मेंटेन करने के बाद उसको बेचा तो क्या है? रिसीवेबल में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर उसको आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरे प्रोसेस को आप ऑपरेटिंग साइकिल करते हो। अब देखो इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ का है? 4 मंथ, 3.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3 मंथ्स एंड रिसीव्ड इनटू कैश। तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने का हुआ? 13 मंथ्स का हुआ बेटा, समझ रहे हो। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल आप डिसाइड करते हो। जैसे अब देखो यहाँ पे हम आइटम्स को चेक करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, और उसका रियलाइजेबल पीरियड देखते हैं, और क्लासिफाई करेंगे कि वो करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो डेटर है। डेटर क्या है? जिसको आपने सामान बेच दिया उधार पे, उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? मतलब जिसको जब भी आप सामान बेचते हो उधार पे तो आप 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, ये उसका ऑपरेटिंग साइकिल है। रियलाइजेबल पीरियड कितना है? 12 महीने। कि 12 महीने में आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 12 महीने में कभी भी आप इसको रिसीव कर लो। तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसको रिसीव कर लेते हो तो आपका रिसीवेबल है, तो आपको करंट एसेट्स में ही इंक्लूड करोगे। क्रेडिटर, मान लो क्रेडिटर है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है। 15 मंथ है, यानी 15 महीने के अंदर अंदर आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो या तो आप 15 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, या 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करो, तो भी वो करंट लायबिलिटी आज में ही इंक्लूड हुआ। कहने का मतलब है या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल से पहले हो जाए। ऑपरेटिंग साइकिल से कोई भी चीज बाहर गई तो वो नॉन करंट में चली जाएगी। अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो किसमें है? आपके करंट में आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है या 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर है तो आपका करंट में ही आएगा। अब जैसे मान लो ट्रेड रिसीवेबल है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 18 यानी 18 महीने के अंदर अंदर आपको उसको कैश में कन्वर्ट कर लेना होता है। बट रियलाइजेबल पीरियड कितना है उसका? 20 महीना है। अब 20 महीना का क्या मतलब है? जो आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है उससे ज्यादा है। ये 12 महीने से के आसपास है तो ये आपका करंट में आ जाएगा, बट अकाउंटिंग पीरियड से ये ज्यादा चला गया। अब सोचो यहाँ पे अगर यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 18 होता और रियलाइजेबल पीरियड इसका 18 होता, यानी 18 महीने के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तब ये करंट लायबिलिटी कहलाता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना कि 18 महीने तो ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल देखो यहाँ पे ये 12 महीने से कम इसका ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी अकाउंटिंग पीरियड से कम है। इसमें अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल, यहाँ पे भी अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल है। क्लियर है? बट अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो आप इसको करंट एसेट्स कहोगे, और अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी पेमेंट क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे तो आप उसको करंट लायबिलिटी में। बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 18 महीने का है और आप उसको 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते, उससे ज्यादा टाइम लगाते हो, तो आपका नॉन करंट एसेट कहलाएगा। ठीक है, सॉरी ये रिसीवेबल है तो ये करंट एसेट आएगा। अगर ये पेएबल होता तो 12 महीने के, सॉरी हाँ देखो, अगर यहाँ पे ट्रेड पेएबल होता
और यहाँ पे 18 महीने का आपका अकाउंट ऑपरेटिंग साइकिल होता है और आप 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता। समझ में आई बात? तो ऑपरेटिंग साइकिल और ये रियलाइजेबल पीरियड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सीबीएसई सर्कुलर, जो कि क्या नंबर है 43 2013, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का। तो जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है वो एक शेड्यूल देता है, शेड्यूल 3, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी इंडिया में जितनी कंपनीज है वो अपनी स्टेटमेंट बनाती है। पर हमारे एडुकेशन के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जो सर्कुलर नंबर 43 है। कब जारी किया था ये? 2 जुलाई 2013 को। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो, हाफ ईयरली पे हो या ईयरली बेसिस पे, जिसमें आप देखते हो कि रेवेन्यूज मॉडल क्या है, क्या डिफरेंट रेवेन्यूज के सोर्सेज है बिजनेस के, कहाँ पे बिजनेस पैसा खर्च कर रहा है, फिर बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस ने लॉस किया है या प्रॉफिट कमाया है, वो आप देखते हो उस पीरियड में। तो इसमें क्या कैसे आता है, पहले आप कैसे बनाते थे, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे शो करोगे कि कितना सेल्स आपने किया है, यहाँ पे सेल्स, ठीक है। और सेल्स के अलावा अगर कोई इनकम सोर्सेज है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल इनकम मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड इन दोनों को ऐड करोगे तो थर्ड मिलेगा, दैट इज टोटल इनकम, राइट। फिर एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक, जो भी आपने गुड्स को परचेज किया उसको वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी इन्वेंट्री आपने खरीदी या स्टॉक इन प्रोग्रेस, मतलब आधी अधूरी बनी बनाई सामान आपने खरीदा, उसका खर्चा। स्टॉक इन ट्रेड, जो भी स्टॉक आप खरीदते हो उसका खर्चा। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो वो सारे खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे। फिनांस की कॉस्ट, जो भी फिनांस का कॉस्ट है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इन सभी एक्सपेंसेस को मिला के आपका बनेगा टोटल एक्सपेंस। और इस टोटल इनकम में से जब हम टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप टैक्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेटा है, यहाँ पे करंट ईयर का डेटा है। सर हम तो एक ही ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जब आप कंपनीज के लिए बनाओगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा साइड में रहेगा और करंट ईयर का डेटा साइड में, साइड बाय साइड चलता है, ताकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको इजीली डेटा समझ में आ जाए, वो कंपेयर कर पाए। इसलिए कंपेरेबिलिटी को इजी करने के लिए ऐसा हम बनाते हैं। इसमें नोट्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि कोई भी एडिशनल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होने चाहिए, इसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। फिगर्स शुड बी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको इसको फॉलो करना है। कंपनीज की जो भी पॉलिसीज है उनको आपको यूज करना है, मतलब दिमाग में रख के सारी रिकॉर्डिंग करनी है। द फॉर्मेट इज इंडिकेटिव एंड शुड बी फॉलोड पर एज पर सीबीएसई एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी जब हम अपने सीबीएसई के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो सीबीएसई की जो रेगुलरिटीज हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनको भी हम फॉलो करेंगे। तो एज पर सीबीएसई हमें इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंपनीज इस तरीके से बनानी है। फिगर शुड बी क्लासिफाइड डिस्क्लोज अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट, हाँ ये हमने पढ़ लिया और ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। इसकी खामियां क्या है? हिस्टोरिकल डेटा है, हमने पढ़ा ना, पहले भी पढ़ा, ग्रेड 11th में भी पढ़ा। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हिस्टोरिकल बेस पे होता है, करंट मार्केट में उसका क्या वैल्यू है उसको हम अवॉइड करते हैं। इग्नोर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, दे डू नॉट कंसिडर फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जो भी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये हम नहीं शो करते हैं। इसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म में, इसलिए आप नहीं कर सकते इसको रिपोर्ट। सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग, अब जितनी कंपनीज है उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं थोड़ी, और जिसकी वजह से कंपैरिजन में भी दिक्कत आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको लिमिटेशन बताया गया है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, हालांकि सारी रेगुलेटरीज के जितने भी पॉलिसीज है उसको भी लोग शेयर फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करने के बाद भी कहीं ना कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बढ़ा चढ़ाकर आप अपने जो
एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रॉफिट्स है उसको शो करते हो, और विंडो ड्रेसिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ये लिमिटेशन। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नॉट कंसिडर्ड, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस पर नहीं नजर आता कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अगेन सेम पॉइंट है ये वाला कि इग्नोर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। उसी तरीके से कि इथिकल प्रैक्टिसेस, क्या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, बिहेवियर आपका कैसा है नहीं है, कस्टमर रिलेशन कैसे है ना, उसको आप नहीं शो करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नॉट ऑलवेज कंपेरेबल, कई बार पॉलिसीज में हमने पढ़ा ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट कंपनीज के लिए थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। सर ऐसा क्यों है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने के बाद भी देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ना रिजिड होने के बावजूद थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो आपको 2-3 एलिमेंट्स या मेथड्स देता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसीलिए नॉन कंपेरेबल हो सकता है कई बार। अब यूजर्स कौन कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स हमने पढ़े थे, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, और ऑनर को डिसीजन लेना है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना, वो एम्प्लॉय देखेगा क्या मुझे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है, बोनसेस मिल रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है। मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शो कर रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है, तो ग्रोथ तो आपके एम्प्लॉयज की भी होनी चाहिए ना, उनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनको बोनसेस मिलने चाहिए, तो इसलिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि फाइनेंशियल वो देख पाए कि हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है और उसके बेसिस पे डिसीजन ले। अगर फाइनेंस की कमी है तो और ज्यादा प्रोक्योर करे, और इनफ फाइनेंस है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करे, मतलब डिविडेंड प्रोवाइड करे स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। डिपार्टमेंट हेड्स देखेंगे कि हमारी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से, और देखेंगे क्या कॉस्ट बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ऑपरेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या उस टाइम को कम कर सकते हैं ऑल। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स, जिनको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में ताकि वो अर्निंग कर सके लेटर ऑन। क्रेडिटर्स होते हैं यहाँ पे, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बैंकर्स या लेंडर्स, जिनसे आपने लोन लिया होता है, या वो बाद में जब आप उनको अप्लाई करोगे लोन के लिए तो वो देख सकते हैं आपके फाइनेंशियल डेटा को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वुड डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड यू द लोन और नो। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, ये आपके एक्सटर्नल अगेन यूजर्स हैं, क्योंकि उनको पॉलिसीज बनाने, उनको टैक्स कलेक्ट करना है, और कैसे कलेक्ट करनी? ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिट दैट कम्स थ्रू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कस्टमर जब देखता है कंपनी की स्टेबिलिटी, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर वो देखता है कि कंपनी स्टेबल है तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी चला जाएगा। वो मान लो कि आप एसीज प्रोवाइड करते हो और आपके जो कस्टमर हैं वो आपके बड़े बड़े रियल्टर्स हैं, मतलब बड़े बड़े जो ये फ्लैट्स बनते हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो आप अगर अच्छे बिजनेसमैन हो, अगर आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट है, आप सही तरीके से अपनी सही प्रोडक्ट डील करते हो, प्रोवाइड कराते हो, तो आप एक साल, मतलब एक ही बार ना लेके वो कई बार 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब भी एसी की जरूरत पड़ेगी हम आप ही के पास आएंगे, इस तरीके से। तो कस्टमर्स भी नजर रखते हैं और कस्टमर्स बड़ी डील कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी एंड आरबीआई, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, इनकी भी नजर उस पर होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, जो भी समझ में आया उसको कमेंट करो, एक पॉजिटिव कमेंट करो, ताकि YouTube को समझ में आए कि इस वीडियो में वैल्यू है और वो इसको और ज्यादा शो करे आपके जैसे यूजर्स के लिए, आपके जैसे स्टूडेंट के लिए, ताकि वो भी पढ़े और अच्छा नंबर मार्क्स लेके आए अपने ग्रेड 12 के एग्जाम में। तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द channel as well as press the bell icon. All right, see you and meet you in the next video. Thank you.